ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास कार्यक्रम महासंग्राम में। लगातार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम अंतिम चरण मतदान की ताजा अपडेट आपको देते रहेंगे अपनी सहयोगी नवजीत कौर के साथ। और उसी क्रम में आज हम लगातार 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के मतदान की सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी की और यूपी के लोकसभा सीटों की। कुछ सीटों पर चर्चाएं हो गई हैं और कुछ सीटों की जहां तक बात है उस पर चर्चाएं होनी अभी बाकी हैं। तो रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, घोसी और सलेमपुर ये जो सीटें हैं इन पर अभी चर्चा होगी और हमारी सहयोगी नवजीत कौर बताएंगी कि इन सीटों पर किन के बीच मुकाबला है और मतदाताओं की संख्या कितनी है। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कहां पर कितने मतदाता हैं और किस किस के बीच में मुकाबला है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट की, तो यहां से आपको बता दें कि रिंकी कौल और छोटे लाल खरवार चुनावी मैदान में है। तो रिंकी कौल और छोटे लाल खरवार ये रॉबर्ट्सगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जो ये देखा जाए तो अपना दल सोनेलाल अपना दल यस से रिंकी कौल चुनाव मैदान में है, यानी कि एनडीए की ये गठबंधन में शामिल हैं। और छोटे लाल खरवार जो हैं सपा से चुनाव मैदान में है, ये इंडिया गठबंधन से चुनाव मैदान में है। मतदाताओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के माध्यम से लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज के मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 13,63,495 कुल मतदाता। इनमें से पुरुष मतदाता 7,27,125 और महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 6,36,370 महिला मतदाता हैं। अब अगली लोकसभा सीट गाजीपुर। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको बता दें कि चुनावी मैदान में कौन है। गाजीपुर लोकसभा सीट की बात यहां पर कर रहे हैं तो पारसनाथ राय यहां पर बीजेपी से और अफजल अंसारी सपा से चुनाव मैदान में। बिल्कुल, इनके बीच मुकाबला है। अब मतदाताओं की बात कर लें तो गाजीपुर लोकसभा सीट पर कुल कितने मतदाता ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं और आपको बता दें कि 18,81,077 यहाँ पे कुल मतदाता। इनमें से 10,29,733 पुरुष मतदाता हैं और 8,51,344 महिला मतदाताएं हैं। बात अगर जो करें घोसी की तो घोसी की भी बात करने लगे हाथ। बिल्कुल, तो सबसे पहले बता देते कि घोसी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी कौन कौन है। तो अरविंद राजभर, राजीव कुमार राय और बालकृष्ण चौहान चुनावी मैदान में हैं। तो कोनिया यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। अरविंद राजभर यहाँ पर सुभाषपा से हैं, यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। और ये एक तरह से नवजीत इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। अरविंद राजभर ये ओम प्रकाश राजभर के पुत्र भी हैं। राजीव कुमार राय यहाँ पर इंडिया गठबंधन से ये सपा प्रत्याशी हैं। राजीव कुमार राय और बालकृष्ण चौहान ये हैं बसपा प्रत्याशी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबला देखना है कि क्या स्थितियां यहाँ पर होती हैं। क्या आगे की अगर जो बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या एक बार बता देते हैं कि घोसी लोकसभा सीट पर कुल कितने मतदाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो कुल मतदाता यहाँ पर है 20,66,000, जिसमें से पुरुष 10,95,000 और महिला मतदाता 9,71,000 यहाँ पर है घोसी लोकसभा सीट पर। घोसी लोकसभा सीट की बात हो गई तो अब सलेमपुर की भी बात कर लें। बिल्कुल, सलेमपुर लोकसभा सीट में किनके बीच है मुकाबला, तो ये भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल, सलेमपुर अगर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो बीजेपी से रविंद्र कुशवाहा और इन्हीं के साथ सपा से रमाशंकर राजभर चुनावी मैदान में है। तो आप देख सकते हैं कि सपा से रमाशंकर राजभर और रविंद्र कुशवाहा यहाँ पर बीजेपी से चुनाव मैदान। बिल्कुल, अब एक नजर जो है यहाँ पर कुल कितने मतदाता उस पर भी डाल लेते हैं, फिर आगे करेंगे चर्चा। तो अगर कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कि 17,61,721 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 9,37,162 पुरुष मतदाता है, 8,24,559 महिला मतदाता है। तो अब हम अपने संवाददाताओं की ओर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लखनऊ ब्यूरो हेड
प्रशांत की तरफ रुख करेंगे। इनके पास सीटों की जानकारी है और प्रशांत राव जो हैं ये गाजीपुर और घोसी सीट के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो प्रशांत राव, गाजीपुर की क्या स्थिति है मतदान केंद्रों की? बिल्कुल देवेंद्र जी, गाजीपुर में बड़ी स्थिति अभी साफ और क्लियर है, क्योंकि यहाँ लगातार जो है जनता मतदान करने को लेकर निकल रही है, क्योंकि इस बार जो है गाजीपुर का समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर में जो अंसारी परिवार है उसका दबदबा हमेशा कायम रहा है और यहाँ का अंसारी परिवार राजनीति में भी हमेशा सक्रिय रहा है। रही बात कुछ समय पहले ही मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत होने के बाद यहाँ जिस तरीके से सहानुभूति के नाम पर जो उनके बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ देखिए ये परिवार जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है और देश में एक नाम है इस परिवार का। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो आंकड़े यहाँ बदले हैं और इसके साथ समीकरण जो बदला है, अफजाल अंसारी 2019 पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, लेकिन 2024 में वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। और क्योंकि यहाँ अदावत जो देखी जाए अफजाल अंसारी की, वो पहले से ही रही है। गाजीपुर में पहले चुनाव मनोज सिन्हा लड़ चुके हैं, उनके सामने भी अदावत रही है। ये अदावत कोई अभी नई नहीं है, पहले लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी को टिकट दिया जाना, हालांकि यहाँ देखा जाए कि जो अफजाल अंसारी का परिवार है वो राजनीतिक रूप से यहाँ मजबूत रहा है। मुख्तार अंसारी जिन्हें बाहुबली कहा जाता था, वह भी यहाँ पर जो है अपनी सल्तनत कायम रखते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि अभी जो तरीके से उनकी मौत हुई है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि बांदा जेल में उन्हें जो है स्वीट पॉइजन दिया गया, जिस कारण उनकी मौत हो गई है। राजनीतिक साजिश बताया जा रहा था, लेकिन देखिए ये सब न्यायिक प्रक्रिया की बात है और उसकी संपत्ति के आधार पर लगातार ये लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग। और अगर मुख्तार अंसारी के बेटे की बात की जाए तो वो जो SBSP यानी कि सोहेल भारतीय समाज पार्टी है उससे वो विधायक है और इसके साथ उनके भाई अफजाल अंसारी यहाँ पर सांसद हैं। इससे पहले उनके सिकबतुल्ला अंसारी जो भाई है वह भी सांसद रह चुके हैं। तो परिवार जो है राजनीति से घिरा हुआ रहा है। इस बार फिर अफजाल अंसारी मैदान में है, समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय चुनाव मैदान में है, वो मनोज सिन्हा के काफी करीबी माने जाते हैं। दिलचस्प मुकाबला सीट पर बना हुआ है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है मुख्तार अंसारी के परिवार यानी कि अफजाल अंसारी का खेल बिगाड़ सकती है। पारसनाथ राय दूसरी बार चुनावी मैदान में है, उनके सामने और मनोज सिन्हा के काफी करीबी माने जाते हैं। और जो यहाँ पर अगर क्षत्रिय वोटों की बात की जाए या फिर ब्राह्मण वोटों की बात की जाए, वैश्य वोटों की बात की जाए, पारसनाथ अगर वो तोड़ने के साथ कहीं अनुसूचित जात का वोट अगर तोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का गाजीपुर में कमल खिल सकता है। नहीं तो अफजाल अंसारी अभी भी भारी दिखाई दे रहे हैं और मुख्तार अंसारी के नाम पर यहाँ वोट मांगा जा रहा है। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं इतना अहम दिखाई दे रहा है। यहाँ चुनाव में जो पूरा राजनीतिक समीकरण बनाया गया है वो मुख्तार अंसारी की मौत के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी है, वह भी अपने पिता की मौत को लेकर यहाँ पर जो है वोट मांगने का काम कर रहा है। गाजीपुर की सटी ही मऊ लोकसभा है, वहां पर भी राजीव राय के लिए उनके लोगों ने वोट मांगा। हालांकि यहाँ जो देखा जाए कि जिस तरीके से अब की बार के समीकरण हैं कुछ बदले नजर आ रहे हैं। जनता इस बात तय करेगी किसको यहाँ सांसद का ताज पहनाना है, लेकिन इसके लिए देखिए आज अंतिम दिन है और जनता EVM में बटन दबाकर प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कर देगी। अगर अफजाल अंसारी जीतते हैं तो निश्चित तौर से मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी की मौत का जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। और इसके साथ ही आज जो 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, खासकर पूर्वांचल की सीटों की बात की जाए, मऊ है, इसके साथ मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, सलेमपुर है, बांसगांव है, गोरखपुर है, वाराणसी है और मिर्जापुर है। यहाँ ये लोग जो है असर डालते हैं और यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अगर मुख्तार अंसारी के नाम पर जाते हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अगर मुस्लिम वोटर के दिमाग में है कि केवल एक राजनीति है, केवल लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर मुख्तार अंसारी के परिवार को इस तरीके का भ्रम फैलाकर चुनाव जीतने को लेकर, तो निश्चित तौर से पाला बदल भी सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर गाजीपुर की बात की जाए, गाजीपुर में 2019 में अफजाल अंसारी यहाँ से BSP से सांसद चुने गए थे, उन्हें वोट मिला था। इसी के तहत वो जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए हैं। तो जो यहाँ पर BSP का वोट उन्हें मिला था वो नुकसान कर सकता है, वो विरोध में जा सकता है। और इसके साथ ही हालांकि BSP का वोटर का विरोध होगा तो जरूर, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत
को लेकर यहाँ पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हालांकि कितना असर दिखता है वो 4 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और पूर्वांचल के गढ़ में गाजीपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर भी जो है राजनीतिक जो विद्वान है वो ऐसा मान रहे हैं कि इस बार जो है अफजल अंसारी के लिए भी यह रणनीति सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आता था इनका परिवार अपनी जान को खतरा बताते हुए क्षेत्र में वोट मांगने का काम करता था और उसी आधार पर उनकी जीत होती थी। या तो चुनाव से पहले ये लोग जेल में हुआ करते थे, बेल पर आकर यहाँ चुनाव लड़ते थे, फिर जनता से अपील करते थे कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें वोट दिया जाए, और तब लोकतंत्र में वो सजग पहरी हो पाएंगे और इस आधार पर कोर्ट उन्हें जो बरी भी कर सकती है या फिर इस मामले में थोड़ी सी चिंता हो सकती है तो छूट मिल सकती है। इस आधार पर हमेशा ये लोग चुनाव जीतते आए हैं। तमाम मामलों में उनका परिवार जो आरोपी है, ऐसे में ये वोट का लाभ हमेशा लेते आए, लेकिन इस बार कितना लाभ मिलेगा वो तो परिणाम 4 तारीख को, मान लीजिए आज 1 तारीख हो गई, शेष 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन बाद 2 जून की रोटी खाने के बाद 3 और फिर 4 तारीख को तस्वीरें साफ। चलिए प्रशांत, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदीप चौबे भी संवाददाता रोबोट्सगंज से जुड़े हुए। वही अगर बात कर ली जाए तो भी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई, चलिए इसके साथ अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। तो इस वक्त जो है बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां CPIM उम्मीदवार सायरा शाह ने वोट डाला। दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कोलकाता से, जहां पर CPIM उम्मीदवार ने वोट डाला है। ममता बनर्जी यहां हिंसा दे रही बढ़ावा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं वोट डाला है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हिंसा को बढ़ावा दे रही है ममता बनर्जी। सब जगह एजेंट है और मेरे जो कॉमरेड्स हैं ये लड़ाई के मैदान में है। वो जो है यहाँ पे जो पत्थर बरसा रहा है या जो भी कर रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं। और हम देखेंगे ये किस तरह का यहाँ पे भ्रष्टाचार और किस तरह का ये हिंसा ममता बनर्जी कैसे इनकरेज कर रही है, हम लोग देखेंगे और जनता उनको जवाब देगी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किया मतदान। गोरखपुर में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। सभी करें मतदान, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मतदान किया है। सभी मतदान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। सभी लोगों को मतदान करना चाहिए ताकि वो आज हमने मतदान किया है, जितने लोगों का आज मत है उन सभी लोगों को आगे बढ़ करके मतदान करना चाहिए। मत से देश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, विकास होता है। इस नाते विकास करने वाली सरकार आए, इसके लिए सभी लोगों को मतदान करना चाहिए ताकि वह सरकार फिर भारत के नाम को जो है पूरे। एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वोट डाला है। वोटिंग के बाद बोले अनुराग ठाकुर, चुनाव केंद्र पर भारी उत्साह नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मतदान किया है पहुंचकर, और उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्रों पर उत्साह नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं, और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि 7वें चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हो। तो पुनः अब हम रुक करेंगे अपने। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गया से, जहां आपको बता दें कि HM उम्मीदवार जीतन राम ने वोट डाला है। बेटे संतोष कुमार सुमन के साथ वोट डाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने अपने बेटे के साथ में जाकर वोट डाला है। गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया से जहां उम्मीदवार ने अपना वोट डाला है, अपने बेटे के साथ पहुंचकर मतदान केंद्र पर वोटिंग की है।
बेटे संतोष कुमार के साथ जीतन राम मांझी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उसके बाद क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान। तो अब आइए रुक करते हैं अपने संवाददाताओं की तरफ, जो कि विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात हैं, खड़े हैं और लगातार जो है वहां से अपडेट देते रह रहे हैं। तो हम रुक करेंगे अपने प्रदीप चौबे जो रॉबर्ट्सगंज से हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रदीप, रॉबर्ट्सगंज की क्या स्थिति है अभी? सर, रॉबर्ट्सगंज की स्थिति यह है कि यहाँ पे लोगों में खासा उत्साह है। आप देख रहे हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे पियरा है, यहाँ पे लाइन में कतार होकर के मतदान करने के लिए लोग यहाँ पे वोटर खड़े किए हैं। प्रशासन की तरफ से भी पेयजल और टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। और यहाँ की स्थिति जैसे यहाँ पे रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में 5 विधानसभा है, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, बुद्धि और ओबरा और चंदौली जिले की चकिया विधानसभा है। यहाँ पे लगभग करीब 17.5 लाख मतदाता है और प्रशासन की ओर से मतदान कर्मी भी ये निर्देशित किया गया है कि अगर कोई बुजुर्ग है या अगर पैदल आने में असमर्थ है तो उसको लाने की गाड़ी दी गई है ताकि अधिक से अधिक मतदान कर सके लोग। और अभी जो सुबह लगभग 9 बजने वाले हैं तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 12% से ऊपर मतदान हो चुका है अभी तक। हालांकि प्रशासन की ओर से टोटल रिकॉर्ड अभी नहीं दिया गया है, कुछ देर में आ जाएगा कि कितने मतदान यहाँ पे हुआ है। तो चलिए, जैसे ही यहाँ पर परसेंटेज आएंगे, 9 बजे के बाद परसेंटेज आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे ही परसेंटेज आएंगे हम अपने दर्शकों को प्रतिशत के बारे में भी बताएंगे कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। लेकिन हम अब रुक करेंगे प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, घोसी सीट की क्या स्थिति है आपके पास? अभी तक क्या रिपोर्ट आई है? बिल्कुल देवेंद्र जी, घोसी सीट की बात की जाए तो घोसी सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला लग रहा है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबले में बात की जाए, इस बार एनडीए के गठबंधन में यहाँ एसबीएसपी शामिल है और एसबीएसपी चुनाव से पहले शामिल हुई है। ओम प्रकाश राजभर जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को सीट पर उतारा है और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान मैदान में है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता जाने जाते हैं, उनको मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। तो इस सीट पर बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर से मान लीजिए कि अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और राजभर समाज की राजनीति करते हैं, उनके लिए राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। 2019 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल कुमार सिंह यानी अतुल राय ने यहाँ पर चुनाव जीता था, लेकिन उस समय एक उनके ऊपर मामला चल रहा था, न्यायालय में विचाराधीन था। उसके बाद वो सजा याफ्ता हो गए। हालांकि अभी उन्होंने कुछ समय पहले 2024 में जो है जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट कर यहाँ बालकृष्ण चौहान को जो है टिकट दिया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कारण यह भी बताया जा रहा है कि अतुल कुमार सिंह यानी अतुल राय चुनाव जीतने के बाद कोर्ट में विचाराधीन मामले में सजा हो गई थी और उसके साथ ही क्षेत्र में कम रहना हुआ, जनता में उनके खिलाफ रोष था, जनप्रतिनिधि के आधार पर उन्होंने इतना काम नहीं कर पाया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने दोबारा मौका आने के लिए यहाँ पूर्व सांसद और कद्दावर नेता बालकृष्ण चौहान को यहाँ पर उतारा है ताकि बहुजन समाज पार्टी एक बार 2024 में फिर जनता की सेवा कर पाए। तो इस विश्वास के साथ मायावती ने यहाँ रैली भी की है, जनता से दोबारा यहाँ एक बार समर्थन फिर मांगा है कि अतुल राय को यहाँ सजा होने के बाद वो जो विकास कार्य अपेक्षा करते लोगों के जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए बालकृष्ण चौहान को चुना जाए। पूर्व सांसद उन्हें काफी अनुभव भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ इंडिया गठबंधन की बात की जाए, राजीव राय को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि अगर यहाँ राजीव राय की खास बात देखी जाए तो राजीव राय यहाँ पर टक्कर तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन अरविंद राजभर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अरविंद राजभर के लिए चुनौती यह भी है कि पूर्व में उनके पिता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमला बोला
जाति विशेष के लोगों पर टिप्पणी करना और उसके बाद राजनीतिक लाभ के लिए उनके पिता ओम प्रकाश राजभर फिर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। हालांकि एनडीए को छोटे छोटे दलों की जरूरत भी होती है ताकि जो उनका वोट शेयर है, चाहे वो 2% हो 5% हो, चुनाव के टाइम में जोड़े रखना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा सके। तो यह रणनीति एनडीए में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रहती है। लेकिन अभी देखा कि जब चुनाव यहाँ पर शुरू हुआ और प्रत्याशी के तौर पर अरविंद राजभर की घोषणा हुई तो ब्राह्मण समाज के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनता के सामने अरविंद राजभर के कान पकड़कर उनसे माफी मंगवाई और कहा कि जो टिप्पणी की गई उसके लिए वो अपने शब्द वापस लेते हैं, लोगों से क्षमा याचना करते हैं। तो ये सब जो तस्वीरें रही हैं वो साफ तौर पर रही हैं और इन्हीं साफ तस्वीरों के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी है वो एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए है। और एक आरोप जो समाजवादी पार्टी उनके ऊपर लगाती रही है, फिर बहुजन समाज पार्टी भी लगाती रही है, तो ओम प्रकाश राजभर केवल परिवार की राजनीति करते हैं। जब वो पहली बार पार्टी उनके चुनाव मैदान में आई तो उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया, खुद विधायक ओम प्रकाश राजभर बने, अपने बेटे को बनाया। 2017 की गठबंधन की सरकार बनी समाज बहुजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ओम प्रकाश राजभर खुद मंत्री बने, अपने बेटे को राज्य मंत्री बनवाया। फिर जब लोकसभा की टिकट की बारी आई तो अपने बेटे अरविंद राजभर को सत्तासीन करने को लेकर उन्हें टिकट वहां से दिला दिया। तो ये समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस का आरोप ओम प्रकाश राजभर पे है कि ओम प्रकाश केवल अपने परिवार में ही राजनीतिक सत्ता रखना चाहते हैं और ओम प्रकाश राजभर दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत पर आए और उसके साथ ही मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो जो है अपने जो परिवार में ही राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। आकाश आनंद को उन्होंने चुनाव में उतारा, यानी कि लॉन्च किया, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। और इसके साथ ही कांग्रेस में भी यह कहा जाता है कि सोनिया गांधी केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बढ़ाने को लेकर ही काम कर रही हैं। तो अब की बार आरोप जो है ओम प्रकाश राजभर पे ही भारी पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता भी देख रही है कि यहाँ अगर राजभर समाज से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता या पार्टी के किसी कद्दावर नेता को टिकट दे दिया जाता तो यहाँ एसबीएसपी की काफी मजबूती होगी। और इसके साथ ही क्योंकि अगर अरविंद राजभर की बात देखी जाए तो वो केवल एक बार विधायक रहे हैं और उसके बाद उन्हें तुरंत सांसदी का टिकट दे दिया गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की यहाँ पर नकल कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे संत कबीर नगर से सांसद हैं। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा भी सदन में बैठे और एसबीएसपी का रुतबा बढ़े ताकि आने वाले समय में दूसरे दलों में अगर वो गठबंधन करें उसी रुतबे के साथ वो बार्गेनिंग कर पाए। तो ये सब रणनीति ओम प्रकाश राजभर की है, जनता समझ रही है और जनता आज ईवीएम में बटन दबाकर तय कर देगी। हालांकि यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर राजभर वोट सर्वाधिक है, इसके साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट भी काफी मात्रा में है। यह इसके साथ ही अगर उन्हें अदर ओबीसी वोट मिलता है तो अरविंद राजभर की जीत निश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर राजीव राय के साथ ब्राह्मण वोटर, उसके साथ क्षत्रिय वोटर, साथ ही साथ अगर मुस्लिम और अनुसूचित जात का वोट प्रतिशत भी उन्हें मिलता है तो राजीव राय यहाँ भारी पड़ेंगे। लेकिन बालकृष्ण चौहान जो पूर्व सांसद रहे हैं उनका रुतबा भी यहाँ कम नहीं देखा जा सकता है और क्षेत्र में मतदाताओं से पकड़ उनकी कम नहीं की जा सकती है। हो सकता है वो धोखा देकर या फिर एक तरीके से कहा जाए कि इन दोनों के मंसूबों को धोखा बताते हुए वो इस सीट को जीत लें। क्योंकि बालकृष्ण चौहान जिस समाज से आते हैं वो समाज अगर पूरी ईमानदारी से उनके साथ खड़ा हो गया, इसके साथ अनुसूचित जात का वोट खड़ा हो गया, साथ ही साथ यहाँ मुस्लिम वोट और अदर बैकवर्ड काटने में सक्षम हो जाते हैं, सवर्ण वोटों को काटने में सक्षम हो जाते हैं तो यहाँ एनडीए गठबंधन के दल के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर उन पर भारी मुकाबला होगा और बालकृष्ण चौहान भी इस सीट पर जीत सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बालकृष्ण चौहान क्योंकि एक तरीके से वरिष्ठ भी हो चुके हैं, राजनीति में भी काफी अनुभव है, समाज सेवा में भी रहे हैं, तो रुझान उनकी तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में क्योंकि आज ईवीएम की बटन दबा रही है जनता तो निश्चित तौर से क्योंकि राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और दो नेताओं की बात की जाए जिसमें बालकृष्ण चौहान है या राजीव राय हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन अरविंद राजभर अपने पिता की सियासत पर यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। तो यहाँ पर इन बड़े नेताओं की किस्मत दांव पे लगी हुई है, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यह है कि किस प्रकार से यहाँ पर इस सीट पर काबिज हुआ जा सके। तो यह मुद्दा बना हुआ है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2019 में सीट जीत चुकी है और हालांकि प्रत्याशी इस बार बदल दिया है। तो वोटर्स जो नाराज थे उनसे वो हो सकता है बालकृष्ण चौहान के आने के बाद वो स्थिर हो जाए तो एक बार बहुजन समाज पार्टी को जीत मिल जाए। अगर अतुल राय का समाज अगर बालकृष्ण चौहान को सपोर्ट करता है तो निश्चित तौर से यहाँ बालकृष्ण चौहान की जीत हो सकती है। जी देवेंद्र जी।
चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि पार्टियों ने अपनी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी और सियासत जो है जनता समझ रही है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ जो है प्रदीप चौबे जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अगर बात कर ली जाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा, पार्टियों ने अपनी ताकत भी चुनावी मैदान में झोंक दी। वे अगर बात कर ली जाए तो स्थानीय मुद्दे वहां के क्या मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं चुनाव में? देखिए, मैं यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ पे कई कल कारखाने हैं और इन युवाओं को ये उम्मीद रहती है कि अगर कोई सांसद होगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ कि नहीं युवाओं के उम्मीदों पे खत्म करेंगे। स्थानीय लोगों को जबकि ये नियम है कि नहीं स्थानीय लोगों को मान्यता दी जाए, लेकिन गिने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल पाया है, ये मुद्दा यहाँ पर है। बात करें तो एनडीए के पास लगातार ये जो 2014 से लेकर के अब तक सीट रही है, आगे सांसद लगातार एनडीए की टीम रहे हैं। 2014 में छोटेलाल खरवार यहाँ से सांसद हुए थे, तो उनसे लोगों की उम्मीद थी। हालांकि वो सांसद छोटेलाल खरवार इस बार सपा से है, इंडिया गठबंधन से यहाँ पे है। और वही बात करें तो पकौड़ीलाल कोल की बहू जो वर्तमान में सांसद है, रिंकी कोल, वो एनडीए से है। और कभी कुछ माह पहले पकौड़ीलाल कोल द्वारा कुछ करोड़ों को ऐसी बातें कही गई थी जिससे यहाँ के मतदाता है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि पे कोई असर न पड़े, एनडीए के जो भी नेता है वो पूरी तरह से लगे हुए थे चुनाव प्रचार में। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे पेयजल की है। यहाँ पे अधिकांश जो इलाका है जंगली और पहाड़ों से आच्छादित है, वहाँ पे गर्मी में मार्च शुरू होते ही पेयजल की समस्या शुरू हो जाती है। और लोगों को उम्मीद होती है कि अगर कोई यहाँ पे नया सांसद होगा तो लोगों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई खरा नहीं उतर रहा है। तो भी बहुत बड़ी समस्या है। वही बात करें यहाँ पे बसपा के उम्मीदवार की तो मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। बसपा की जो बेस वोट है, जो अनुसूचित जाति के मतदाता है, जो कैडर के मतदाता है, वो उसको अपने पाने में करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वही एनडीए की बात करें तो प्रिया पटेल यहाँ कुर्मी समाज की बड़ी नेता है और एक बगल के सीट से चुनाव लड़ रही है। और सोनभद्र में भी उन्हीं का एनडीए का उम्मीदवार अपना दल की रिंकी कोल है। तो उनकी पूरी प्रयास है कि मिर्जापुर सोनभद्र के खाते में जाए। हालांकि ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि छोटेलाल खरवार 2014 में भाजपा से सांसद हुए थे और उनको पता है कि नहीं भाजपा के वोट में किस तरह से लगाई जा सकती है। तो वो प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हमको भाजपा के भी बेनिफिट मिल रहा है। जो सपा और अदर इंडिया के जो वोटर है वो मान रहे को हमें स्वतः ही मिलेगा। तो ऐसे में अपना दल के उम्मीदवार को आसान नहीं होगा यहाँ की जीत हासिल करना। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो अभी सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान जारी है। चलिए, बड़ी खबर आ गई है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब से कांग्रेस प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी और भाजपा का प्रचार झूठे प्रचार न किए जाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस की जीत का किया दावा, हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे। जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है, कहा आम आदमी पार्टी जो है झूठा प्रचार प्रसार कर रही है, झूठे प्रचार ना किए जाएं। और उन्होंने जीत का दावा भी किया है, कहा है कि कांग्रेस जीत रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। प्रचार में मत आए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी झूठा प्रचार कर रहे हैं ये लोग। कल डेरा बल्ला के बारे में बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट डाल दी गई कि उनको सपोर्ट है, जो कि डेरा बल्ला ने खंडन किया है और उनको बोला है कि ऐसे अगर हमारा झूठा प्रचार करोगे तो हम एफआईआर कराएंगे। डेरा बल्ला ने स्पष्ट कर दिया कि उनका बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है और किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। मैं बाबा जी का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने मेरी आवाज़ में और राहुल जी की आवाज़ में झूठा प्रचार करना शुरू किया है। मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि ऐसा प्रचार में मत आए। और मैं जहां भी जा रहा हूं लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं और बड़ी गिनती में हम आगे जीतने में जा रहे हैं। और मैं जलंधर के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी बीच शुरू करेंगे विरोध की बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने वोट डाला है। मंडी लोकसभा सीट से लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह दे रहे हैं उन्हें टक्कर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां भाजपा उम्मीदवार ने अपना वोट डाला है। कंगना रनौत आप देख सकते हैं तस्वीरों में मतदान करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। मंडी लोकसभा सीट से
लड़ रही है चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी है। इन्हीं के साथ आपको बता दें कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह उन्हें टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है ये सुनते हैं। अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले। तो इस अधिकार का एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राव ने वोट डाला है। वाराणसी सीट से उम्मीदवार है अजय राय। लोगों से मतदान करने की अपील की है कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां उन्होंने वाराणसी सीट से उम्मीदवार भी हैं अजय राय। उन्होंने मतदान किया है, लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से आपको बता दें कि कैंपियरगंज के हुई रावतगंज में मतदान का बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें कि मतदान बहिष्कार किया गया है यहाँ पर। वही अगर बात कर ली जाए तो पीएनसी कंपनी की ओर से बनाए गए हाईवे पर कट नहीं है। हाईवे पर 4 किलोमीटर तक कट नहीं है। ग्रामीण इससे परेशान होते हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पड़ रहा है। हमारे वहाँ जो सोनौली से गोरखपुर जा रही है रोड, तो गांव पे डिवाइडर रोक दिया गया, बंद कर दिया गया है। और स्कूल पे जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बगल में रामलीला मंदिर है और सटे शमशान घाट है, प्राइमरी स्कूल है। लोगों को आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? पीएनसी के द्वारा बनवाया जा रहा है। शिकायत की उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह लगातार 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाता जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हमारे संवाददाता की तरफ रुख करेंगे, प्रदीप चौबे की तरफ। प्रदीप, जिस तरीके से अभी आपने बताया सियासी समीकरण क्या है, वहां का माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, अगर इसी के साथ बात कर ली जाए, सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान हो रहा है, मतदाता जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अभी 9:30 से ज्यादा समय हो चुका है। अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, मतदान केंद्रों पे अधिकांशतः जगह भी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे जैसे अभी हम बात कर रहे पीछे तो देखें कि लाइन लगी हुई है पीछे, तो मतदान केंद्रों पे तो लाइन लगी हुई है। हालांकि बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में तो भीड़ देखी जा रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। जबकि शहरी क्षेत्र में सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा है और वहाँ पे अच्छे विद्यालय है, अच्छे बूथ बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पे पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। हालांकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा वहाँ पे कम भीड़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। कुछ जगहों पे ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि सुबह 7 बजे के बजाय वहाँ पे कुछ देर से काम शुरू हुआ है, क्योंकि नेटवर्क की समस्या होने की वजह से वहाँ पे जो ईवीएम पैड है या मशीन है वहाँ पे चलने में थोड़ी दिक्कतें हुई है। हालांकि मतदान पूरे जिले में शुरू हो चुका है और साथ ही कितना प्रशासन के लोग अभी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, आपको जिसको भी वोट देना हो वोट दीजिए, ताकि मतदान प्रतिशत यहाँ बढ़ सके। प्रशासन की मतलब मकसद है कि यहाँ पे 60% से अधिक मतदान हो और 80% के बीच में हो। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ प्रशांत राव भी जुड़े हैं। प्रशांत, अगर वहां पर बात कर ली जाए तो गर्मी का असर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है, आप भी वहां पर पसीने में नजर आ रहे हैं। अगर इसी के साथ बात कर ली जाए तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उसी के साथ साथ क्या मतदाता भी अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं? क्या कुछ स्थिति है वहां की?
देखिए, गर्मी के पारे की बात की जाए अगर तो गर्मी का पारा जो है बहुत चढ़ा हुआ है और लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो कई जनपदों में 40 डिग्री से ऊपर पारा बढ़ चुका है और ऐसे में क्योंकि जिन जनपदों में आज मतदान हो रहा है वहाँ की स्थिति बड़ी विकराल है। कोर्ट में भी वहाँ जो पारा है वो 45, 48 और 50 डिग्री तक पहुँच चुका है। जो ये तपिश है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को थोड़ा उदास कर रही है, उन्हें नीरस बना रही है। खासकर जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए खासी परेशानी है। हालांकि कुछ नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, वो वोट डालने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काफी जो है अगर मात्रा में देखा जाए अब जो अभी 1 घंटे का अंतराल का मसला है कि जब धूप के साथ हवाएं भी लू भी चलने लगी है, कहीं कहीं बदली छा रही है और उसके बाद फिर एकदम मौसम का मिजाज बदल रहा है। इससे मतदाताओं के मन पे असर हो रहा है। मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी तेज हवा चले या फिर हवा इस तरीके से चले ताकि राहत मिले, यानी चिलचिलाहट भरी धूप से अगर राहत मिलेगी तो मतदान केंद्रों की तरफ ये मतदाता अपना रुख करेंगे और ईवीएम की बटन दबाकर यहाँ लोकतंत्र में अपनी पहरेदारी और अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेंगे। मौसम की विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था और इसके साथ इसके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होनी चाहिए थी कि निर्वाचन आयोग को यहाँ पर तमाम और व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। खासकर ऐसी जगह बूथ बनाने चाहिए थे जहाँ पर छायादार वृक्षों की व्यवस्था हो, क्योंकि जहाँ स्कूल और कॉलेजेस में ये चीजें बनाई जाती हैं बूथ, वहां पर इनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। लोग लाइन में खड़े नहीं होना चाहते हैं क्योंकि मतदान करना उनका अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो देखते हैं कि किसी राजनीतिक दल के वो गुलाम नहीं है या उनके बंधुआ मजदूर नहीं है। इस मानसिकता में मतदाताओं को अगर देखा जाए तो वो मतदान धूप को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। अगर यह स्थितियां रहती हैं तो निश्चित तौर से अन्य सभी चरणों की अपेक्षा ये जो 7वां चरण संपन्न होने जा रहा है इसमें मतदान प्रतिशत मेरा जो आकलन है वो 5 से करीब जो है 8 या 10% घट भी सकता है। यह चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे भीषण गर्मी में किस तरीके से मतदान को पूर्व की भांति उसी आंकड़े पर स्थिर रखा जाए और बढ़ाया जाए या कुछ ही कम प्रतिशत आंकड़ा हो, लेकिन आंकड़ों में कहीं संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर से ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएगा। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग और मौसम विभाग के बीच में अगर तालमेल ठीक होता तो निश्चित रूप से मतदाताओं को उससे पहले जागरूक किया जाता और जिस तरीके से जागरूक करने से पहले उन्हें चेतावनी जारी कर दी गई है, चेतावनी से घबराहट हो गई है मतदाताओं के बीच में कि अगर इस वो धूप में जाएंगे तो उन्हें चक्कर आ सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, उनकी त्वचा जल सकती है, वह बीमार हो सकते हैं, लू की चपेट में आने से हार्ट अटैक आ जा सकता है। क्योंकि हम लोग फील्ड में रहे हैं तो मतदाताओं से जब धूप के बारे में पूछा है तो उन्होंने यही बताया है कि हम लोग इस वजह से नहीं निकल रहे हैं कि डॉक्टर्स ने या फिर अन्य तरीके की जो सलाह हमें दी है कि अगर हम इस गर्मी में जाएंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है और इसके साथ ही हम दस्त खाकर भी गिर सकते हैं, चक्कर भी आ सकती है, ज्यादा देर खड़े होने से उल्टियां आ सकती हैं, भूखे पेट मतदान केंद्र पर नहीं जाना है, थोड़े थोड़े समय में तरल पदार्थ लेते रहना है। तो ऐसे मतदान केंद्रों पर जाकर ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं हो सकती हैं। यह भी जो है आकलन के तौर पर मतलब स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बताया गया है कि हवादार जगह में रहें, गीला गमछा या फिर हल्के कपड़े पहने। लेकिन जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है, लाइन लगी होती है तो वहाँ किसी भी तरीके की इन प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो जहमत नहीं लेना चाहता है मतदाता। इस कारण मतदान का जो रुझान होना चाहिए था वो कम दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वैकल्पिक तौर से, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो, वो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उनसे बात करनी चाहिए थी कि यहाँ अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। हर क्षेत्र का अलग अलग मौसम होता है। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो वहाँ मौसम का जो पारा वो सर्वाधिक रहा है। अब बुंदेलखंड में चुनाव हुआ था तो वहाँ भी पारा बढ़ा हुआ था, वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ा। अब पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में स्थानीय तौर पर इन मौसम की बातों का ध्यान रखते हुए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते तो निश्चित तौर से मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता था। साथ ही साथ एक चीज और देखी जाए कि हम जब बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कुछ चीजें आज भी देखी जाती है कि अभी भी जो मतदान में लगे कर्मचारी होते हैं, खासकर अगर पुलिस बल की बात की जाए तो जो लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से वोटर्स को लाते हैं उनको रोका जाता है। तो इस डर से भी अगर लोग चाहें कि अपने 4 पहिया वाहन से वो एसी की गाड़ी में बैठकर मतदान केंद्र तक जाएं और
जो सुविधा पूर्वक अपना वोट डाल सके, उसके बाद अपनी गाड़ी से वापस चले जाएं। ऐसे में जो रोका टोकी होती है उससे मतदाताओं में भय हो जाता है। भय के बावजूद मतदाता अपने 4 पहिया वाहन से अपने, अगर खासकर कहा जाए कोई पति अपनी पत्नी, बेटी या माँ बाप को नहीं ला पाते हैं, स्वयं का वोट डालकर चले जाते हैं। ऐसे में जो वोटर्स होते हैं 2 की संख्या, 3 की संख्या, 4 की संख्या होती है, वो एक परिवार से घट जाती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं उनके माता पिता या उनकी बेटी या उनकी पत्नी धूप में लाइन में लगकर वोट डाले। तो ये जो मानसिकता है वो प्रशासन को तोड़नी चाहिए थी, कुछ सहूलियत को ढिलाई देनी चाहिए थी, मतदाताओं को उसके लिए जागरूक करना चाहिए था कि आप लोग जो मतदान केंद्र की निश्चित सीमा पर यहाँ वाहन पार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से आने के बाद आप वोट डाल सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वोट प्रतिशत और बढ़ सकता है इस मौसम में, क्योंकि लोग 1 मिनट भी गर्मी में नहीं रहना चाह रहे हैं, वो सुविधाओं से युक्त हो चुके हैं। आज के समय में अभी कुछ समय पहले मैं मतदाताओं के मुंह से या विपक्षी दलों के मुंह से ये सुन रहा था कि महंगाई बहुत बड़ी है, महंगाई के कारण लोग जो है इसका बोझ नहीं झेल पा रहे हैं। लेकिन आप देश में रेलवे की व्यवस्था देखें कि रेलवे ने जिस तरीके से जनरल कोच को हटाया है और एसी कोचों की संख्या बढ़ाई है, इसके साथ किराए में भी वृद्धि की है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि रेलवे की जो ट्रेन है वो अभी भी चाहे एसी कोच हो या जनरल कोच हो खाली नहीं रहते हैं। इससे एक हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अब सुविधा युक्त जीवन जीना चाहते हैं और सरलता युक्त जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सब जो मनोभावना है व्यक्तियों की, ये भी चुनाव आयोग को समझनी चाहिए और उसके अनुसार स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थाएं भी करना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल आप सभी का जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से ही लगातार हम आपको चुनाव की पल पल की अपडेट दे रहे हैं और शाम 6 बजे तक हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ आर।